अब क्वेश्चन नंबर टू इसमें डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं। और वो सिस्टम कुछ इस तरह एक कनेक्टेड बॉडी बनाते हैं। यहाँ एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, इसको मान लो ऐसे एक बिगर ब्लॉक कर दिया, यहाँ एक पुली लगा दिया, इससे ऐसे कनेक्टेड ब्लॉक और ये इसके साथ कांटेक्ट। तीन अलग अलग बॉडीज़ ले लेते हैं, फिर से अलग अलग, ये ए, बी और ये सी। लेट ए एंड बी आर ऑफ सेम मास, स्मॉल एम ईच, और जबकि ये कैपिटल एम। अब क्या करते हैं कि यहाँ एक कांटेक्ट सरफेस ले लेते हैं, नीचे एक कांटेक्ट सरफेस। इस कांटेक्ट सरफेस में एक अप्लाइड फोर्स, मान लो लेफ्ट टू राइट एक अप्लाइड फोर्स एफ ले लिया, ठीक है। अब यहाँ जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हमको ये पता करना है कि एक कंडीशन ले लेते हैं। चलो, इसमें कंडीशन ये है कि जो डिस्कशन है वो मेन कंडीशन ये ले लेते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। और वो कुछ ऐसा है कि इफ A and B remains at rest on the surface of C, ठीक है, ये कंडीशन है। A और B remains at rest on the surface of C। सी पे ये रेस्ट में है, ठीक है, ए और बी मूव नहीं कर रहा है। इसका दूसरा मतलब जो हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर रिलेटिवली at rest on the surface of C, on the surface of C। ब्लॉक C के सरफेस में A और B रिलेटिवली स्टैटिक है। तो अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करूं, है ना, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करूं तो देखो, हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक का अगर मैं FBD डिस्कस करूं तो जो ब्लॉक ए का डिस्कशन होगा, ब्लॉक ए विच इज ऑफ मास m, ब्लॉक ए जो है मास m, ये ब्लॉक ए। इधर कनेक्टिंग स्ट्रिंग है तो टेंशन T होगा, एज बिकॉज ब्लॉक ए इज रिलेटिवली स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक सी एंड बीइंग ब्लॉक सी इज पुश्ड विथ अ फोर्स F, है ना। ब्लॉक सी को फोर्स लगाए हैं तो ऑब्वियस है कि हम ब्लॉक सी पे एक एक्सेलरेशन ये एज्यूम कर सकते हैं, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हम यहाँ एक एक्सेलरेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा कि जैसे ही C में A का एक्सेलरेशन राइटवर्ड होगा, उसकी वजह से हम ब्लॉक ए पे एक सुडो फोर्स A में बैकवर्ड देख सकते हैं। तो ब्लॉक ए पे सुडो फोर्स बैकवर्ड है। उसी तरह अगर मैं ब्लॉक बी का FBD बनाऊं तो ब्लॉक बी जो है उसका ब्लॉक मास m है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक विल बी mg एक्टिंग डाउनवर्ड, देयर विल बी अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक बी by the block C, and again block B will experience a pseudo force ma in this direction. In addition to that, इसके अलावा भी ब्लॉक B में एक और फोर्स होगा, that is the tension of the string, ठीक है। तो और यहाँ एक और इक्वेशन कर सकते हैं, mg एक्टिंग डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड।
तो कहने का मतलब है कि अगर ए और बी रिलेटिवली स्टैटिक है तो इसका मतलब ए पे एज वेल एज बी पे बैलेंसिंग फोर्स होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इस केस में लिख सकते हैं T बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू ma, ये एक इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, दूसरे तरफ यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं T बराबर mg, और दूसरा n बराबर ma, n बराबर ma। तो देखो इसको अगर मैं इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन अगर 3 कहूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 कहूँ, तो देखो 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से आई कैन राइट डाउन TMA है और यहाँ TMG, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो आई कैन राइट डाउन MA इज इक्वल टू MG। तो M कट जाएगा, यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू G। तो जो करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन एट विच दिस इज पॉसिबल, वो एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज G। यानी कि अगर मैं इतना फोर्स लगाऊं ब्लॉक C में, ताकि रिजल्टिंग एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक C का वो अगर G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो तब ऐसा पॉसिबल है कि नेट फोर्स ऑन ब्लॉक A, मतलब ब्लॉक A जो है वो C के रिलेटिवली स्टैटिक रहेगा, या ब्लॉक B जो है वो C के रिलेटिव स्टैटिक रहेगा। दैट मीन्स A जो है C पे ना आगे जा रहा है ना पीछे, उसी तरह B जो है वो भी C के साइड वॉल पर ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, एक जगह है। तो इसका मतलब तभी पॉसिबल है व्हेनेवर A इज इक्वल टू G, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर मैं कहूँ कि देन व्हाट विल बी द रिजल्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया, तो देयरफॉर दैट रिजल्टिंग फोर्स एट विच दिस इज डन will be capital M plus 2 into small m that into G, यानी resulting acceleration जो है वो G आ गया। तो ये हो गया वो required force at which we can say this particular thing can be possible। यानी कि अगर स्मूथ सरफेस है, यहाँ मैंने दोनों ही जगह स्मूथ सरफेस लिया, इम्पॉर्टेंट बात है, ये स्मूथ सरफेस है, ये भी स्मूथ सरफेस है, ये दोनों सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है, इनफैक्ट ये भी स्मूथ सरफेस है। तो तीनों सरफेस हमने स्मूथ सरफेस लिया, और स्मूथ सरफेस लेने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एप्लीकेबल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन टू बी टेकन प्लेस। हाँ, यही क्वेश्चन अगर यहाँ बिटवीन A एंड C एंड दैट बिटवीन B एंड C अगर रफनेस मेंशन किया जाए, तो फिर ऐसा रेंज ऑफ फोर्स होता है जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी, यानी कि A और B रिलेटिवली स्टैटिक रह सके C के साथ, वो एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, और हम उस वहाँ मिनिमम टू मैक्सिमम फोर्स डिफाइन करते हैं। लेकिन जब सभी सरफेसेस स्मूथ है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वो पॉसिबल केस है जिस पे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा।